स्टार्ट करायची चालू झाली आहे का रिकॉर्डिंग? ठीक है, चलो। कल हमने इमोशनल इंटेलिजेंस से टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से एस्पेक्ट्स उसके डेवलप होते हैं, ये सारी हमने चीजें कल डिस्कस की थी, ठीक है। डेफिनेशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कैसे कर सकते हैं? एंड अदर्स इमोशन एंड पैरेलली, बस अंडरस्टैंड करना नहीं होता, हमें उसको डिजायरेबल वे में मैनेज भी करना पड़ता है, और हमारे साथ साथ सामने वाले की भी एबिलिटी को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। उस एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस। साथ साथ हमने देखा कि ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ कुछ लोगों ने कहा उसमें इंटेलिजेंस का रोल था, कुछ कुछ अलग लोगों ने कल्चरल इंटेलिजेंस, हर एक फिलोसोफर ने अपने अपने तरीके से उसकी डेफिनेशन करने की ट्राई की, पर आखिर में ये पाया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी उस फैक्टर का, हाँ है ना, उसी फैक्टर की वजह से ह्यूमन बीइंग जो इतना इवॉल्व हो चुका है और बाकी स्पीसीज के ऊपर उतना उसका जो कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, उसके पीछे का रीजन ऐसा कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक मेन फैक्टर था उसके पीछे, ठीक है। सारी चीजें हमने कल देखी थी। तो इंपॉर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या होता है ये भी हमने देखा। इमोशनल इंटेलिजेंस पॉजिटिव वे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेवलप कर सकता है, नेगेटिव वे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकता है, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर ठीक है, फिर बिहेवियर मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कैसे लेवल से होता है, किस लेवल पे होता है, ये स्टेप्स हमने कल देखी थी, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। डैनियल गोलमैन की कॉन्सेप्ट थी, उनके जो 4 कंपोनेंट है उनके मॉडल के, पहला कौन सा था, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, खुद को समझना, फिर सेल्फ मैनेजमेंट, देन सेल्फ सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मैनेजमेंट। ये 4 कंपोनेंट थे उनके फिलोसॉफी के, तो सारे हमने कल देख लिए थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमने देख रहे थे कि सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग हमने चीजें देख ली थी। कुछ कुछ टॉपिक हमारे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। उस पर लिखो, हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस। विजिबल है सबको? अरे इसको क्या हुआ? इसके अंदर भी विजिबल है, ठीक है। हेडिंग क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन। तो पहला इंपॉर्टेंस लिखो उसमें, इमोशन डिराइव्स चैरिटी, इमोशन डिराइव्स चैरिटी। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, अजीम प्रेम जी, इनके अलग अलग चैरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर के लिए हमें काम आती है, ठीक है। इमोशंस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इमोशंस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो हमें पूरी करने के लिए हमें हमें हमारे इमोशंस इंस्पायर करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इमोशंस कैन ओनली डिराइव सिविल सर्वेंट, इमोशंस कैन ओनली डिराइव सिविल सर्वेंट टू डेडिकेट herself to the nation, dedicate herself to the nation. Empathy, compassion, tolerance, forgiveness comes through emotion, comes through emotions, ठीक है। Sensitivity, that is respect for religious beliefs, and sensitivity, that is respect for others religious beliefs and humble tradition of tribal life,
दिस ऑल्सो कम्स थ्रू इमोशन। अगला पॉइंट, social welfare like social welfare activities like social welfare activities like blood donation, food donation and being a good smartian। स्मार्टियन का स्पेलिंग ये देखो यहाँ पे है SAMSAMARITAN, गुड स्मार्टियन। ये गुड स्मार्टियन क्या होता है? ये कंसेप्ट सुना है आपने गुड स्मार्टियन का? मतलब जब किसी का कुछ एक्सीडेंट होता है तो लोग उनको कभी हॉस्पिटल लेके नहीं जाते क्योंकि उनका जो प्रोसेस होगा उसमें खुद फंस जाएंगे। तो गुड स्मार्टियन का मतलब होता है जब किसी एक्सीडेंट के बाद में जो क्रूशियल टाइम होता है 15 to 30 मिनट्स का, उसके अंदर कोई अगर उस पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचा रहा है तो उनको बोलते हैं गुड स्मार्टियन। ठीक है, ऑन टाइम किसी की डिमांड है, किसी को हेल्प करनी है तो उनको आप ये पर्टिकुलरली रोड एक्सीडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, गुड स्मार्टियन। अभी पिछले साल 1920 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक पॉलिसी निकाली गई थी। अभी तक क्या होता था, अगर कोई पर्सन उसको लेके जाता है हॉस्पिटल तो उसी के ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठ जाती थी। तो अभी वैसे एक पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ने कि जो भी पर्सन उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसके ऊपर इंक्वायरी उतनी फास्ट नहीं होगी, मतलब जल्दी नहीं होगी, वो अपना काम ठीक से कर सकता है उस टाइम पे। लोग डरते हैं ना किसी को ले जाने से उस टाइम पे, इसीलिए ये एक कंसेप्ट है गुड स्मार्टियन। अगला लिखो, इमोशन हेल्प इन क्रिएटिंग emotional emotions helps in understanding the vulnerability of others, understanding vulnerability of others, vulnerability of others। ठीक है, emotion plays emotion plays important role in the formation of attitude, emotion plays important role in the formation of attitude। अगला पॉइंट लिखो, कंसेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्स इमोशन। अगला पॉइंट लिखो, चार्ल्स डार्विन स्टेटेड दैट, चार्ल्स डार्विन स्टेटेड दैट इमोशन हेल्प्स इन सर्वाइवल, इमोशन हेल्प्स इन सर्वाइवल। ठीक है, तो ये सारे हमारे इमोशंस का इंपॉर्टेंस है। अगर ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है तो ये सारी चीजें उससे उसकी बेनिफिशियल होती है। ठीक है ना, इससे एक आइडियल सोसाइटी के फॉर्मेशन में हमें हेल्प होती है। दूसरी चीज, जो हमारे सोसाइटी के सोशल एविल्स है उनको भी एलिमिनेट करने में हमारे इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और डिपेंड ऑन द, जहाँ पे भी आप सिविल सर्वेंट बन के जाओगे उस सोसाइटी को अंडरस्टूड करने में एक बेसिक आपका इमोशन ही होता है, जो इमोशन आपको खुद से और उस सोसाइटी से बेसिकली कनेक्ट कर पाता है। ये जो पॉइंट है कौन सा था वो, देखो, सेंसिटिविटी किसी के भी कल्चर के लिए आपके अंदर सेंसिटिव होता है, इमोशन से आता है। और अगर कहीं पे जा रहे हो, कहीं के एडमिनिस्ट्रेटर बन के जा रहे हो और वहां पे अगर 70 to 80% पॉपुलेशन ट्राइबल है तो आपको उनके कल्चर, उनके आइडेंटिटी, उनका जो हम्बल बैकग्राउंड है उससे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्ट होने के इसलिए आपको इमोशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन का एक अलग इंपॉर्टेंस है और उसको इंटेलिजेंस हमें कनेक्ट करना है ताकि हम उन चीजों को ठीक से डील कर पाए। ठीक है, अगला टॉपिक डालो। बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर होंगे सबको जो लिख के दिए। ठीक है ना, बेसिक बेसिक ही चीजें हैं। इमोशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये पूछ सकता है यूपीएससी कभी कभी, क्योंकि है ना हमारे पास होता तो है, हमें सब पता होता है पर हम लिख नहीं पाते कभी कभी, है ना, पॉइंट ऑन टाइम पे याद नहीं आते। तो ये थोड़ा अगर डाटा हमारे पास रहेगा तो हम इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मैकेनिज्म ऑफ इमोशन, मैकेनिज्म ऑफ इमोशन।
पहला है इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अराइजल, ये अरोजल है ना, इसको अराइजल करो। फिर है कॉग्निटिव अप्रेजल टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अराइजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फीलिंग, फिर है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी भी चीज को लेके हमारी जो इमोशंस बेसिकली फॉर्म होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है ना। सबसे पहला है तो इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट, मतलब अगर कुछ इवेंट हो रहा है, हो गया लिख के, ठीक है लिख लो पहले। ठीक है, तो मैकेनिज्म किस तरीके से फॉर्म होती है हमारी इमोशन। अगर कुछ इवेंट हो रहा है, उस इवेंट से अगर हम अटैच फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर हम साइकोलॉजिकली पहले हमारे हमारे माइंड के अंदर उस इवेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन उस चीज को जब सपोर्ट करता है तो एक इमोशन बन के हमसे बाहर आती है। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उस इवेंट पे बोलो या फिर उस किसी इंसिडेंट पे बोलो, हम लोग रिएक्ट करते हैं और उससे जनरेट होती है हमारी पॉजिटिव या फिर निगेटिव इमोशन। ठीक है, अगला है कॉग्निटिव अप्राइजल, फिर जैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव अप्राइजल अगेंस्ट द अराइजल, मतलब जो भी इंसिडेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट में या फिर उसके फेवर में हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और फीलिंग, फिर जिस तरीके से हमने उस इवेंट के ऊपर रिएक्ट किया तो अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपीरियंसेस बनते जाते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंस बार बार हो रहा है, जैसे कॉलेज में कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके, तो जब आप पहली बार उस इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करोगे, मतलब इंटरफेयर करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर इवेंट रिपीट हो रहा है तो आप उस टाइम पे आपको पता है कि आपकी इमोशंस को कैसे हैंडल करना है ना। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, जैसे बचपन के अंदर आपके कुछ इमोशंस होंगे और पेरेंट्स ने आपके उस इमोशंस को दबा दिया, तो नेक्स्ट टाइम से आप उस आपके जो इमोशंस है आप उनको एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, ये आपकी हैबिट के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती जाती है। फिर है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स उस तरीके से फिर डेवलप होते जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग स्टेप्स है आपके इमोशंस को हैंडलिंग या फिर डेवलपमेंट किस फेज में होता है उसकी अलग अलग मैकेनिज्म है। ये क्लियर है? ठीक है, ये हमने कल लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है बेसिकली। क्लियर है ना ये टॉपिक सबको? सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग द लॉजिक एंड फीलिंग, अलग अलग जो भी सब प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल चेंजिंग सिचुएशन, कितनी भी सिचुएशन चेंज हो रही हो हमारी लाइफ में, बोलो पर्सनल या फिर प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, जितनी भी सिचुएशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना पैंडेमिक आ गया था, आप एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हो और वहां पे जो भी सिचुएशन चेंज होगी, अब इतना बड़ा चैलेंजिंग होगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को आप लॉकडाउन के अंदर संभालते हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर आप इमोशनली स्टेबल रहोगे तो जितनी भी सिचुएशन चेंज हो रही होंगी, आप स्टेबल रह के सारी चीजों को एग्जैक्टली पॉजिटिव वे में हैंडल कर सकते हो, ये भी एक फायदा होता है। फिर है हेल्प अदर पीपल एक्सप्रेस देयर नीड्स, मतलब अगर आप ओपन हो सबके लिए, आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझने में इंपॉर्टेंस रखते हो, तो ये भी पॉसिबल है कि सामने वाला भी उसकी जो भी नीड्स है, जो भी आपकी आपके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो ओपन होंगे आपसे शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली जब आप लोगों के फीलिंग लोग आपके पास अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, इसका मतलब है आप एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। ठीक है ना, ये हेल्प करती है अलग अलग चीजें। फिर कीप एन ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव, ये हमने सब कल देखा है, कंटिन्यूअसली लर्न करने को मिलता है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर टाइप ऑफ इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी है, तो ये हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, फिर कुछ चीजें जैसे रह जाती हैं। ठीक है, ये यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, नोट मत करना, बस समझ लो कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पर्सन के अंदर है तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, मतलब यूटिलिटी क्या होती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आने वाली जो भी सिचुएशन है पर्सनल या फिर पब्लिक लाइफ में, हम कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, हमारे माइंड के अंदर हम स्टेबल रहते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स होके गए हमारे हमारी सोसाइटी में, इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो इतने बड़े डायरेक्शन, इतनी बड़ी सोसाइटी का जो फ्लो था, उस फ्लो को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाके उससे कुछ बड़ी चीजें अचीव करना। ठीक है, ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाती है, जब हमारे हमारे अंदर इमोशनली चीजें
होती है डेवलप, ठीक है, तभी हम उस एनर्जी को, उस फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी होती है। जैसे पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स है, पॉजिटिव साइड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और नेगेटिव साइड, इनको नोट डाउन कर लो, आपको काम आ सकते हैं ये। पॉजिटिव साइड जैसे महात्मा गांधी ने किया था, है ना, जो एक फ्रीडम मूवमेंट जो वायलेंट की तरफ टर्न होते जा रहा था। जैसे आपने अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि 1905, है ना, वहां पे जो वायलेंस का पहला रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वहां पे राइज हो रहा था। फिर गांधी जी का अराइवल हुआ 1915 में, और जो अराइवल मतलब जो एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट राइज हो रहा था, है ना, जैसे तापेकर ब्रदर्स ने उनको मार दिया था, है ना, खुदीराम बोस वगैरह, ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो रहे थे, उनको एक नॉन वायलेंट की तरफ मूवमेंट को टर्न करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। पर 1915 के बाद में हम देखते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो थी, उनका जो एक्विजिशन था वो कम होते गया। इवन आफ्टर द अराइवल ऑफ रशिया, मतलब एक सोशलिस्ट कंट्री के अराइवल के बाद भी इंडिया के अंदर जो भी मूवमेंट चल रही थी वो नॉन वायलेंट, मतलब ज्यादा वहां पे कंपोनेंट जो था नॉन वायलेंट ज्यादा था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट तो थी, और उनका जो कंपोनेंट था नियर अबाउट 10 to 20% खाली थी खाली, है ना। तो ये इतना बड़ा डायरेक्शन उसको नॉन वायलेंस की तरफ ले जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये होता है पॉजिटिव व्यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगला एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इन लोगों ने क्या किया, रिलीजन को मॉडर्निटी से कनेक्ट किया, ठीक है, और उनका पॉजिटिवली उन्होंने मार्केटिंग भी की उस चीज की, है ना। विवेकानंद जी ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके उस चीज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये सारी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की पॉजिटिव चीजें। फिर है मार्टिन लूथर किंग का स्पीच, इन्होंने बहुत सारे अमेरिकन को इंस्पायर्ड किया था, एक जगह पे एक साथ खड़ा कर दिया था रेसिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो ये सारी होती है पॉजिटिव चीजें। फिर है नेहरू स्पीच विद द डेस्टिनी स्पीच, ठीक है ना, मतलब डेस्टिनी मेरी है कि मैं इंडिया की लोगों की सेवा करूंगा, ये उनका स्पीच है। तो ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं इमोशनल के इंटेलिजेंस के थ्रू। ये अलग अलग एग्जांपल्स है। फिर नेगेटिव साइड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे हिटलर ने किया था, है ना, जो भी उनके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस थी उसका यूज करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ या फिर पर्टिकुलर नेशंस के खिलाफ उन्होंने पूरा वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया था, ठीक है। तो ये है नेगेटिव यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर है कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, नक्सलिज्म की तरफ जाते हैं, टेररिज्म का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इमोशंस का नेगेटिव यूज कर सकते हैं। तो जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने होंगे इमोशंस के, तब आप इन एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लिए एग्जांपल्स क्या, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये है टॉपिक जो हमारा था एडवांटेजेस का, ये हम स्लाइड में देखेंगे, फिर इसके ऊपर जो चीजें बच जाएंगी उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन इसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। फिर जो नेगेटिव हमारी इमोशंस होती है, हम उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे एंगर था, है ना, काफी जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उन चीजों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहां पे लिख लो वेज टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस, वेज टू मैनेज इमोशनल सॉरी नेगेटिव इमोशन। सबसे पहला है एनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। है ना, सबसे पहले तो है बी अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग, कौन सी फीलिंग आपकी पॉजिटिव है, किससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, किस चीज से आपको आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, वो चीजें हैं, ठीक है ना। और इनसाइट देना है, जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज है उनको हमेशा आपको प्रोवाइड मतलब प्रमोट करना है आगे आगे। तो पहली चीज है एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, ये आपको केस स्टडी में काम आ सकता है ना। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, वेज टू मैनेज नेगेटिव इमोशन। सबसे पहला है एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। फिर है अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिविटी, जो भी सिचुएशन के अंदर आप फंसे हुए हो उसको पहले ऑब्जेक्टिफाई करो कि मेरे पास कौन से वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है ना। इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचो, हमेशा सोचो किसी भी चीज के बारे में। ये तो बस कहने की बात है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो माइंड हमारा काम नहीं करता, उसी टाइम पे हमारा काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उसी को हमें डेवलप कर रहा है उस क्वालिटी को। जब भी कोई इंसिडेंस होता है तो पहले ऑब्जेक्टिफाई करो चीजों को कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं इसमें क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली वाइसली उसमें से चूज करो कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। उसके रेप्लीकेशन फ्यूचर एक्शंस में क्या क्या होंगे ये आपको डिसाइड करना होगा ऑन द टाइम, टाइम नहीं होता आपके पास। इसी को कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपके ऊपर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसाइड करके एक कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लेना, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग,
है ना, खुद को मॉनिटर करो अकॉर्डिंगली, ये सब कर पाओगे जब ये 2 क्वालिटी पे आप लोग एक आपका क्या बोलते हैं उससे कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाओगे, तभी आप खुद को मॉनिटर कर पाओगे एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, फिर है परपेचुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, परपेचुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब कॉग्निटिव चीजें जो होती है, बचपन से किसी चीज के लिए हमारा जो एटीट्यूड डेवलप हो चुका होता है, हमारी एक हैबिट होती है, कुछ भी अगर हमारे साथ हो जाए तो हमारा बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है, हर सिचुएशन में हम सेम ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव मतलब जो भी चीजें पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसको कैसे रिफ्रेमिंग करेंगे। ठीक है ना, उसको चेंज करना है हमें। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो होता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। वो कैसे कर सकते हैं, खुद को पहले एनालिसिस करो, ऑब्जेक्टिफाई करो कि मेरी जो आदत है वो मैं चेंज करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, उनको अवॉइड करो निगेटिव वे में। ठीक है, तभी वो जाके आपको आपका जो स्ट्रक्चरिंग है वो फिर से चेंज होगा। ये मतलब इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको खुद पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग वे का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है या फिर इमोशन जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बचपन से लेके बड़े होने तक आपका बिहेवियर चेंज होते जाता है। फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। फिर आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपके माइंड को मैनिपुलेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, अगला है बी क्रिएटिव, है ना। हमेशा किसी भी चीज के अंदर आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर किसी चीज को करना है तो अलग अलग वे से किस किस तरीके से मैं इस चीज को कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास कौन से अवेलेबल है। क्रिएटिविटी आपके माइंड के अंदर हमेशा होनी चाहिए इस चीज को लेकर। ठीक है, अगला है डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। किस किस लोगों, कुछ कुछ लोग आपके पास होने चाहिए जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए, आपको गाइड कर पाए, है ना। उस तरीके से आपको आपका आपका सोशल रिलेशनशिप हमेशा किसी भी पर्सन के साथ हो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का ठीक से यूज करना। फिर है हैव एम्पैथी। जो भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं या फिर आपका जो बिहेवियर मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है आजू बाजू का, आपकी जो डीलिंग जिन लोगों से होती है उनके लिए आप में एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टेंटली आपको उसका बेनिफिट हो ना हो, पर एक लॉन्ग टर्म में आपका जो सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपके एम्पैथेटिक वैल्यू से ही डेवलप होता है ना। आप अगर किसी सिचुएशन में आज लोगों को हेल्प नहीं करोगे तो क्या भरोसा है कल को आपको जब सिचुएशन में पड़ जाओगे तो लोग आपको हेल्प करेंगे, नहीं होगा ये सब। ठीक है, इसीलिए आपका एम्पैथेटिक होना हर सिचुएशन में हर लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें ही काम आती है आपको बाद में। फिर है पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज। जो भी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट होते हो एक दूसरे से। ठीक है ना, और आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए ये सब चीजें हमें उसी में पता चलती है जब आप कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब। जैसे कुछ कॉलेज के इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से आपका मतलब रीच बढ़ता है, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, उसका फायदा आपको डेफिनेटली श्योरली होता है आगे जाके। ठीक है, ये चीजें हैं। जैसे हमने देखा था कि निगेटिव चीजों को कैसे कम करने का कुछ कुछ ऑप्शंस थे, वैसे ही कि पॉजिटिव चीजों को कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये हमने शायद देखा है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, हैप्पीनेस। पर्सन ने एक पर्सनालिटी हमेशा होपफुलनेस रहना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ये चीज हो सकती है। फिर है फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब चीजों के हमें लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीजें अचीव करनी है उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसीलिए हम फिर इमोशनली पॉजिटिव वे में डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर है बीइंग एंगेज इन वर्क और गेनिंग मास्टरी, मतलब कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं चीजों को खुद को किसी ना किसी चीज में एंगेज रखना चाहिए हमें। अगर खाली बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, अगर हम ब्लैंक रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें इमोशनली हमें ओवरकम करती जाएंगी और जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप आ सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए खुद को हमेशा अलग अलग वेराइटी ऑफ द ऑप्शंस में, वेराइटी ऑफ द थिंग्स में, वेराइटी ऑफ द इंसिडेंट्स प्रोग्राम्स के अंदर खुद को हमेशा बिजी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजों से हमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करने को मिलता है। ठीक है, और उसी से फिर हमारा इमोशनल चीजें डेवलप होती जाती है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट। फिर है पॉजिटिव इंटरपर्सनल एंड मोस्ट डेली डेली इवेंट्स, मतलब डेली लाइफ से हमें जो भी हमारी पॉजिटिव लर्निंग्स है, मतलब देखो देखो अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, दिन में आप जितनी भी चीजें कर रहे हो ना, रात को बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस करो कि मैंने आज अच्छी चीजें क्या की,
उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अगले दिन भी आप कुछ अच्छा चीजें करने की कोशिश करते हो। तो यही होता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है उनको प्रमोट करने के लिए आप इन सब चीजों को प्रमोट कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजें बेसिकली थी, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज थे उनके अंदर ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीजें घुमा फिरा के वही लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते। एक था ना यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, शायद ये था। ये कौन सा वाला पिक था वो? ये है, ठीक है। तो अगला वाला हमारा टॉपिक था, ये भी हमने कल देख लिया था ना कि कैसे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को फॉर्म कर सकते हैं? कौन सी है? सबसे पहले योगा है, फिर फिर क्या था? इमोशनल लिटरेसी, फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सोशलाइजेशन, है ना? फिर है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने देखी है। ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये बताता था कि मतलब जो हमने बताया था ना कि इंटेलिजेंस किस पर्सन, कुछ कुछ लोग कहते थे कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया ताकि जो भी काम, मतलब एक इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस एक मतलब इसका एक ओवरऑल क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। इंटेलिजेंस एक लिमिट तक किसी के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, लॉन्ग टर्म में और डेली सर्वाइवल में इमोशनल आपका काम नहीं आ सकती। इमोशनल की यूज को एक लिमिटेशन है। इन्होंने अलग अलग बच्चों के ऊपर और अलग अलग एनिमल्स के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करके ये प्रूव किया था कि इंटेलिजेंस का जो यूज है लाइफ के सर्वाइवल में, ये नियर अबाउट बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं होता। और बेसिकली जो यूज है आप उस इंटेलिजेंस को इमोशन से कनेक्ट करके किस तरीके से यूज करते हो उससे होता है। ठीक है, सर्वाइवल के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, उसका कनेक्शन वहीं से है। ठीक है, उसके डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम डिटेल में नहीं जाते हैं उसके। ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस आपको आपको जब कभी इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना होगा और क्वेश्चन होगा कि आपको मार्जिनलाइज करना है इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आईक्यू और ईक्यू में, तब आप इस एक्सपेरिमेंट का बस नाम लिख के एग्जांपल दे सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये चीज है। फिर अगला है एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये कुछ ओरिएंटेशन है, मतलब आप जब आंसर की शुरुआत करोगे तो इन लाइंस का यूज कर सकते हो। नोट डाउन कर लो। सिंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस हैज रोल ऑफ ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू एक्शन, सिंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस हैज रोल ऑफ ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू actions, they become
intermediary between government and citizens, and there is a two-way relationship. किसकी बात हो रही है? सिविल सर्वेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट के बीच का और सिटीजन के बीच का। सिटीजन को और गवर्नमेंट को कनेक्ट करने का काम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इन फैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। जो भी मैनेजमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक पहुंचाने की सर्विसेज, तो किस किस तरीके से किस किस वे में पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से है? सिटीजन फ्रेंडलीनेस, फिर है एफिशिएंसी, देन क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड देन सोशल जस्टिस। ठीक है, जो भी सर्विसेज, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है, वो किस वे में लोगों तक डिलीवर की जा सकती है, एक बेटर वे में, बेटर उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए। सबसे पहला है सिटीजन फ्रेंडलीनेस, ठीक है ना। जो भी पॉलिसी होती है वो अल्टीमेटली सिटीजन के लिए होती है, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन, सिटीजन के अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी का डिजाइन होना चाहिए, उनका उसमें उनका वेलफेयर होना चाहिए। फिर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जो भी पॉलिसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लाई गई है, उसका जो टारगेट है वो पर्टिकुलरली वे में पूरा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में रोड कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल का, ठीक है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, फिर भी वो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, वो पॉलिसी बस ऑन पेपर रह के रह गई है, तो ये क्या हो गया? एफिशिएंसी नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है आपको? 2 साल, है ना, 2.5 साल, 3 साल। आप 5-6 साल हो गए फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब आपकी जो स्टडी है, आपकी स्टडी के अंदर आपकी एफिशिएंसी बहुत कम है ना। इसी को बोलते हैं एफिशिएंट होना। तो इसीलिए लोगों तक जो भी सर्विसेज है वो पहुंचने के लिए, जो भी सर्विस, जो वो पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, वो एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एफिशिएंसी कब आ सकती है? जब आप सिविल सर्विसेज या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इफेक्टिवली उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करे, जो भी रिक्वायरमेंट टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तक। फिर अगला है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज खाली प्रोवाइड नहीं करनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जैसे हम देखते हैं कि राशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर एक नया टेक्नोलॉजी हमने भी लाया कि बायोमेट्रिक वाला फंक्शन, ठीक है। बायोमेट्रिक बस ले जाके वो इक्विपमेंट वहां पे ले जाके लगा दिए, पर उसका मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है, लोगों का जो थंब है वहां पे डिटेक्ट ही नहीं होता, तो ये क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज इज लोअर, मतलब बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की सर्विसेज है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो उन क्वालिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा तब होगा। फिर क्या है? सोशल जस्टिस। सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो अलग अलग कंपोनेंट जैसे वुमेन्स है, चाइल्ड है, ट्रांसजेंडर है, एल्डरली पीपल है, डिप्रेस्ड क्लासेस है, ठीक है। सबको सबको एक इक्वल लेवल पे बनाया, फिर इक्विटी के हिसाब से सबको सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके हो सकता है सोशल जस्टिस है, मतलब हर एक जितने भी सोसाइटी के कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सर्विसेज का, वो इक्वली होना चाहिए, ठीक है। इक्वली या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उनको वो चीजें मिलनी चाहिए। तो ये जो चारों चीजें हैं, चारों कंपोनेंट है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एक कॉमन चीजें इनमें दिखेंगी कि लोगों से आप लोग कितना कनेक्ट कर पाते हो, लोगों की इमोशन से आप अगर इजीली अगर कनेक्ट कर पाते हो, तो ये चारों सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड करने हैं वो आप इजीली बाय हैंड ही होके आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे किस हिसाब से काम कर रहा है, किस हिसाब से वहां पे बिहेव कर रहा है। तो ये चारों चीजें जो हमें इंप्लीमेंटेशन करनी है, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। ये चारों जो चीजें, सेल्फ सिटीजन फ्रेंडलीनेस, फिर है एफिशिएंसी, है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और सोशल जस्टिस, ये चारों जब डिलीवर करने होंगे, जब आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, तभी ये जो चीजें है वो अपने आप आपके अंदर अपने आप आती रहेंगी, ठीक है ना। इसलिए इन चारों को प्रोवाइड करने में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है यहाँ पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये लिख लो, इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहां पे है? पहला तो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, फिर है जैसे इंट्रा ऑर्गेनाइज मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल पोस्टिंग, ट्रांसफर, इन सब के लिए। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एट द
सिटीजन इंटरफेरेंस, ठीक है ना। फिर है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। इन 3 चीजों के अंदर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का अलग अलग लेवल पे यूज होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, ठीक है। मतलब देखो, आप पॉजिटिव हो, आपको लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपको पैसे प्रोवाइड कर रही है, पर आपके कलीग्स ही आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप खुद की इमोशंस पे कंट्रोल रखो, पर्सनल लाइफ की चीजों को उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट ना करो, उसका इम्पैक्ट आप वहां पे शो नहीं करोगे, तो डेफिनेटली है आपको इमोशंस के, आप बाकी के इमोशंस के साथ आपको आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। तभी है किसी भी चीज को करने के लिए बाकी जो आपके कलीग्स है या फिर बाकी जो आपके सीनियर्स है, जूनियर्स है, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, जैसे जल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, वहाँ पे जल की बहुत ज्यादा समस्या है, गांव के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको उसमें काम करना है, तो उस इंस्टीट्यूशन के जो भी एथिकल वैल्यूज है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इमोशनली वहाँ के लोगों से, उस इंस्टीट्यूशन के कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके जो आइडियल्स है उसको समझना बहुत जरूरी है, और अकॉर्डिंगली वहाँ से बिहेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन इन सिटीजन इंटरफेरेंस, मतलब ये था एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे बिहेव करना है। फिर है सिटीजन लोगों के साथ कैसे डीलिंग करनी है, वहां पे भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरत है। आप 9-10 बजे ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में जाते ही आप पाते हो कि बहुत लोगों की लाइन लगी हुई है कंप्लेंट्स को लेके, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, ठीक है। आप डीएमओ, तो आपके साथ मतलब डेफिनेटली है कि सारे डिपार्टमेंट की कंप्लेंट्स आपके ही पास आनी है, तो आपको उन सिचुएशंस में लोगों को कैसे डील करना है, उनको तो भरोसा देना पड़ेगा नहीं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, भले ही आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम से ये जल्दी से जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इन तरीकों से डील करने का कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आएगा, जब आप इमोशनली स्टेबल हो गए, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों चीजों में जब आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है, जब आपका सिटीजन्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, तभी आपको सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो समझ पाओगे कि आपका जो भी एरिया है, उस एरिया के अंदर सिटीजन्स को कौन सी प्रॉब्लम फील हो रही है, सिटीजन ही आपको बताएंगे। वो कब बताएंगे, जब आपका उनसे डीलिंग अच्छा होगा, ठीक है, और आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपका मैनेजमेंट अच्छा है। इन दोनों को बैलेंस करने के बाद ही आप पब्लिक स्पेयर में उतर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें दूसरे से इंटरकनेक्टेड, और इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर है अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस खाली पब्लिक स्पेयर में ही यूज करने के लिए हेल्प नहीं करता, बाकी है दूसरे है बिहेवियर बट आल्सो मैनेजिंग देयर ओन रिलेशंस इफेक्टिवली। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमारे अंदर है, तो हम खाली पब्लिक स्पेयर की लाइफ की नहीं, हमारी जो प्राइवेट लाइफ होती है, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनमें भी अच्छे से डील करने के लिए हम एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, is not only needed for quality behavior at institutional level. EI is not only needed for quality behavior at institutional level, but also helps in managing, own relations effectively, managing own relations effectively, ठीक है। इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये डायग्राम, ये चार्ट बना लो, ठीक है।
एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किन किन चीजों से कनेक्ट होता है, हमेशा किन किन लोगों से उन्हें डीलिंग करनी पड़ सकती है। सबसे पहला तो है सिटीजन, मतलब जो भी सिटीजन आपके साथ है उनसे डीलिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है मीडिया के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ सकती है। सिविल सर्वेंट जो आपके कलीग्स होंगे, सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, उनके साथ डीलिंग करनी पड़ सकती है। और सबसे ऊपर है स्टेट। स्टेट को भी आप आंसरेबल होते हो ना, रिस्पॉन्सिबल होते हो, जो भी पॉलिसी कैसे किस तरीके से इंप्लीमेंट की, तो इन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, किसको, गवर्नमेंट को। तो आपको इन चारों से डील करना है, ठीक है ना। तो इन चारों से डील करने के लिए आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से डील करना है। अगर आप मीडिया से कुछ गलत गलत बिहेव कर देते हो तो उसका इम्पैक्ट बाकी चीजों पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ेगा, गवर्नमेंट फिर जुडिशरी को आंसरेबल होती है। तो ये सारा साइकिल चलते रहता है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर पे बाकी चीजें डिपेंड होती है, तो एक दूसरे का इम्पैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसलिए आपको हर चीजों में बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो इसलिए, ठीक है। ये चीजें हैं, फिर है, ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें हैं जो बताती है कि यूपीएससी में या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉफ्ट स्किल, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। तो इनको नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया कि क्या आपको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे सिविल सर्विसेज के अंदर सॉफ्ट स्किल या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है, सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स पेपर। सिलेबस के अंदर हमने एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया, इससे पता चलता है कि सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर सेंसिटिव ट्रेनिंग टेक्निक्स, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है उनके अंदर हमारे अंदर ये वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर है मेंटरिंग। फिर है क्रिएटिंग मोर ओपन एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिखना, गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू टीम ऑर्गेनाइजेशन। फिर है बैलेंस इन द वर्क एंड लाइफ। फिर है इन बिल्डिंग गुड वर्क इन सिविल सर्वेंट थ्रू सिविल सर्विसेज डे। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनसे हमें पता चलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में वो सारी हमने डील कर ली है, ठीक है। जो कुछ कुछ एडवांस है, जो एनहांसमेंट रहती है, जो यूज जहाँ पे होता है वो हम कुछ ऐड कर लो, वहां पे लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। जो हेडिंग था उसी में कंटिन्यू करो आगे पॉइंट्स, इसी को लिखो। पहला है टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स अमंग पीयर एम्प्लॉयज, ठीक है।
फिर अगला है टू रिक्रूट वेल क्वालिफाइड स्टाफ टू द ब्यूरोक्रेसी, टू रिक्रूट वेल क्वालिफाइड स्टाफ टू द ब्यूरोक्रेसी। फिर है टू मेजर परफॉर्मेंसेस, ब्रैकेट में लिखना 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म, टू मेजर परफॉर्मेंसेस 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म। फिर है टू नेगोशिएट विद कॉर्पोरेट्स एंड एनजीओ टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, टू नेगोशिएट विद द कॉर्पोरेट्स एंड एनजीओ टू वर्क फॉर गवर्नमेंट। फिर है inculcating social responsibility among civil society and private companies, inculcate social responsibility among civil society and private companies। Stress and anger management during public interactions, stress and anger management during public interactions, to prevent conflict of interest, to prevent conflict of interest। to promote optimism at work, impersonal detachment in day-to-day administration, maintaining political neutrality irrespective of our personal ideology, requesting written communication, requesting written communication, ये पूरा लिखना, if any higher official or ministers appealing you to work purely based on emotion, if any higher official or minister of appealing you to work purely on emotion। ठीक है, सबसे पहले हो गया लिख के। सबसे पहला तो है टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप और पीयर ग्रुप, मतलब जो भी कलीग्स है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव बनाने में, इम्प्रूव करने में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, फिर है टू रिक्रूट वेल क्वालिफाइड स्टाफ, जैसे बोला था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन डेफिनेशन क्या है, खुद की इमोशन पे कंट्रोल रखना और सामने वाले की इमोशंस को समझ पाना। ठीक है, जो भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है वो कौन सा पर्सन किस लेवल का एलिजिबिलिटी किसके अंदर है, ठीक है, वो कब समझ पाओगे, जब आपके अंदर ये क्वालिटी होगी कि आपके सामने वाले को इमोशंस को समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो भी स्टाफ आप रिक्रूट करते हो उनके अंदर बेटर क्वालिटी है नहीं है कि समझने के लिए भी आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर है टू नेगोशिएट विद द टू मेजर परफॉर्मेंसेस 360 डिग्री को मैकेनिज्म, मतलब 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब जब किसी इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है तो उसके अंदर 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है ना, लोगों को उस काम का फायदा कितना हो रहा है, तो लोगों के द्वारा या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी आपके कलीग्स है या फिर आपके जूनियर्स है उनके द्वारा आपके लिए कुछ ना कुछ फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे मैं फैकल्टी हूँ, मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ा के जाने के बाद में आपसे टीचर पूछते होंगे कि सर ने कैसे पढ़ाया। ठीक है, तो वो है फीडबैक मैकेनिज्म। और 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हो, आप पॉलिटिकली कितना काम कर रहे हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक सेक्शन में कितना काम कर रहे हो,
जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको आपने कितना रिवेन्यू जनरेट करके दिया, ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन के अंदर आपने किस किस तरीके से काम किया, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने में भी आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो अलग अलग पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट से आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कब होता है, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर इफेक्टिवली कितने इफेक्टिवली काम कर रहा है, कितने डेडिकेटेडली काम कर रहा है, ये पता चलता है उसके परफॉर्मेंस एनालिसिस से, ठीक है। तो इन सब चीजों में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी आपको पहले इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा, तभी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये उसके फायदे हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के। फिर है टू नेगोशिएट विद द कॉर्पोरेट एंड एनजीओ टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। सबसे पहला क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को जो प्रॉफिट उनका जो डीलिंग्स होती है उनके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इंटरफेयर मतलब इन्वेस्टमेंट करने से इतने जल्दी वो राजी नहीं होते, ठीक है, तो उनको आपको मनाना है। दूसरी बात एनजीओ को है, एनजीओ को गवर्नमेंट के साथ, जैसे अभी पैंडेमिक था, कोरोना था, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली लोगों को हैंडल नहीं कर सकती थी, ठीक है, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्प चाहिए थी या फिर किसी एनजीओ की हेल्प चाहिए थी, तो उस टाइम पे आपको नेगोशिएट करना पड़ सकता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से या फिर एनजीओ के साथ। तो ये क्वालिटी आपकी कब डेवलप हो सकती है, जब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, तब आप बेटर वे में लोगों से डीलिंग कर पा सकते हो। और किसी लोगों को देखो, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, पर सामने वाला कुछ चीजें नहीं कर रहा है, उस लोग उनको उस चीज के लिए मनाने के लिए आपको उनको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, एनजीओ है, वो राजी नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, फिर भी आपको उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको पकड़ना है, जो उनको नेगेटिव है उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो, वो समझा के उनको किसी चीज पे मतलब एक विन विन सिचुएशन के अंदर आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको इमोशनल डीलिंग से आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। फिर अगला है to inculcate social responsibility among civil society and private company, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकलकेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर एथिक्स के ही अंदर आप आगे जाके एक कंसेप्ट सीखोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनीज है उनका जो भी टर्नओवर होता है उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग, उस प्रॉफिट में से 3% और 5% उसको उनको सोसाइटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी विलेज में जाके जाके देखो, वहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है अंडर द फंड ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी कंपनीज लोगों के द्वारा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो उनके प्रॉफिट का कुछ ना कुछ परसेंटेज उनको डोनेशन की तरह देना पड़ता है। डोनेशन मतलब डोनेशन मत दो, पर कुछ ना कुछ पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना के दो उस पैसे से, मतलब किसी कुछ रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, कहीं पे कुछ बेसिक जो टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है तो वहां पे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। इसका मतलब है जो भी प्राइवेट कंपनीज है उनकी जो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको समझा के देने में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा काम होता है। और सिमिलरली अपोजिट, जो भी सिविल सोसाइटी है हमारी, जो भी लोग हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट उनके लिए बना रहे हैं उनका उनको इम्पोर्टेंस उनके ध्यान में लाके देना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब प्रोटेस्ट करना होता है तो लोग जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म करते हैं, बसेस को जलाते हैं, है ना, रेलवे को वहां पे वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी लोगों का मतलब जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डैमेज ना कर पाए। तो ये कब होगा, जब इमोशनली लोग को फील करेंगे, उनसे कनेक्ट करना, तभी तो ऐसे नहीं करेंगे लोग, ठीक है। तो उनके अंदर दोनों वे में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, उनके लिए एक फीलिंग पैदा करना ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। तो इनको हैंडल करने के लिए भी इमोशनली आपको हेल्प कर सकती है। फिर क्या है नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट ड्यूरिंग पब्लिक इंटरेक्शन, है ना, आप लोगों से इंटरफियर कर रहे हो, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ एक दो लड़के बैठ गए और वो कुछ उल्टे सुलटे क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है, उस टाइम पे मुझे उनसे कैसे डील करना है। अगर मैंने कुछ एंगर वहां पे दिया तो बाकी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। उस टाइम पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप जो पब्लिक डीलिंग करते हो, खास करके मीडिया के साथ में, उनमें होते हैं दो चार लोग जो आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप उस टाइम पे उतर गए तो फिर मतलब उसका क्या है, फिर आपका उसको इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे हिसाब से होता है एंगर मैनेजमेंट का या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने असेंबली बम में बॉम्ब डाले थे, भगत सिंह जी ने, ठीक है। उस टाइम पे जो थे चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने उनको बोला था कि भगत तू ये काम मत कर, अगर तेरे ऊपर ऑलरेडी सॉन्डर्स का मर्डर केस चल रहा है, ठीक है, पर उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है उसके लिए बाकी जो लड़के थे वो कर सकते थे, पर जो राजगुरु थे उन्होंने उनको प्रोवोक किया था, क्यों भगत, मतलब तू तो देश के लिए जान देने की बात कर रहा था, जीने की चाह तेरे में कब से जागने लग गई, है ना, मतलब तू तो जान देने की बात करता है, मतलब उनको पीन लगाई, मतलब उन्होंने थोड़ा सा भड़काने का काम किया, तू तो जान देने की बात करता था, अब तू क्यों अवॉइड कर रहा है इस चीज को, तो उस चीज को उन्होंने दिल पे ले लिया,
बोलो, उन्होंने बोला था चंद्रशेखर को कोई जाए ना जाए मैं तो जरूर जाऊंगा उस चीज में। तो ये क्या हो गई, एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि वो जवान थे ना, 20-22 साल के थे बस। तो अगर उस चीज में, अगर वहां उस टाइम पे अगर वो थोड़ा अवॉइड कर देते, बॉम्ब फेंकने किसी और को भेज देते, तो शायद वो आज मतलब उस केस से अलग हो जाते वो, है ना, उतना इम्पैक्ट उनका नहीं, हिस्ट्री कुछ और होती। तो ऐसे इम्पैक्ट होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें एंगर मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। वही है, मीडिया के साथ डीलिंग करते हुए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। कोई कुछ भी बोले तो आपको वही बोलना है जो आप बोलना चाहोगे, ठीक है ना। वैसे ही कभी कभी आपका दोस्त आपको पिन मारते रहता है ना, कुछ ना कुछ जो आपको बोलना नहीं वो आपको बुलवाना चाहता है, ठीक है, तो बोल लो, जो तू जितना चाहे बोल ले, अब मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है ना। तो ये डीलिंग्स होती है जो आपको इमोशनली आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है लोगों के साथ। अगली है टू प्रिवेंट, ये समझ में आ गया स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट कैसे, किस टाइम पे कैसे करना है। फिर है प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, ठीक है, आप किसी पोस्ट पे हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप जज हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बेंच पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, अगली जो जजेस की रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें आपको नाम सजेस्ट करना है, और उस नाम के अंदर आपका बेटा भी है, ठीक है। उस टाइम पे आपको, आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप अपने बेटे का नाम सजेस्ट करोगे वहां पे। तो उस टाइम पे आपको इंडिपेंडेंटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए। जो पैनल है वो पैनल से आपको बैकआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं यहाँ से बैकिंग ले रहा हूँ। और ये सब कब कर सकते हो, जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हो, रैशनल होते हो, तब आप ये चीजें कर पाते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो भी बाकी जो भी रिक्रूटमेंट के जितने भी एप्लीकेशन आए हुए हैं वो भी ओबीडियंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ तो हो सकता है मेरे व्यू से डिसीजन ही पलट जाए। इसीलिए आपको उस सिचुएशन में उस एरिया से आपको बाहर आना है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, सॉरी, क्रिकेट रिक्रूटमेंट बोर्ड, बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली थे, ठीक है, और कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन से कोई प्लेयर है, टीम का सिलेक्शन चल रहा है ना, 2-3 प्लेयर के नाम पे वहाँ पे बहस हो रही है, तो आप चेयरमैन हो तो आपका डिसीजन वहाँ पे इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, आप सपोर्ट करते हो कलकत्ता के क्रिकेट बोर्ड को। ऐसे टाइप पे आपको वहां से पीछे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ऐसे चीज में आप बैलेंस कब कर पाते हो, जब आप इमोशनली किसी चीज से रिलेट कर पाते हो। जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ मतलब इनइक्वल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ये तो आपका अल्टीमेट मोटिव है ना। ऐसे टाइम पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको क्या है ना, ठीक है। फिर है बी ऑप्टिमिस्टिक एट वर्क, ये तो हमने पहले ही कल ही बताया है ना। अगर इमोशनली पॉजिटिव रहते हो तो हर चीज को करने की ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, ठीक है। फिर है इम्पर्सनल डिटैचमेंट इन द डे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और आपकी खुद की किसी ना किसी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी ना किसी कंपनी है, ठीक है, तो आप कोशिश नहीं करोगे कि उस प्रोजेक्ट से आपको खुद को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि प्राइवेट लाइफ की जो भी चीज है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं डाला, इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यह कब कर सकते हो आप, रैशनल रहो, इमोशनली स्टेबल रहोगे, है ना। आपके अंदर जो भी एक रैशनल की जो पब्लिक सिविल सर्वेंट की जो भावना है, इमोशंस है, वो जब रहेगी तब आप एक जो खुद का प्रॉफिट मेकिंग है उसको साइड में रखोगे, खुद के बिजनेस को, और जो 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 डिजर्व करता है उस चीज को उसको प्रमोट करोगे हमेशा आगे। ये चीज है। फिर है मैनेजिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, है ना। आप बीजेपी पे महाभक्त हो, मोदी भक्त हो, फिर भी ठीक है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको आपकी पर्सनल भक्ति साइड में रखती है और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपको वहां पे जपनी है। जैसे ठीक है, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी की रैली जा रही है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोगों को एनकरेज नहीं कर सकते, लोगों के अंदर बीजेपी का प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है। आपको हमेशा लोगों को न्यूट्रल रखना है, जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है वो दोनों आपके लिए सेम है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल वे में कैसे इंटरेक्शन करना है, पॉलिटिकल न्यूट्रल कैसे रहना है, इन चीजों में भी आपको ये इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या है रिक्वेस्टिंग रिटन कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, जो आपके लीडर्स होते हैं या फिर कोई सीनियर्स होते हैं, वो इमोशन के बेसिस से आपसे कुछ ना कुछ काम करवा के लेना चाहते हैं। तो वैसे टाइम पे, प्रेशर के टाइम पे जो भी एक्शन आपको लेनी है वो ऑन द रिटन कम्युनिकेशन पे करना। ये भी आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, इमोशनल इंटेलिजेंस से, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिकल लीडर आपके ऊपर अलग प्रेशर डालेगा, आपका सीनियर अलग डालेगा, ठीक है। उस टाइम पे इंडिविजुअल में लेवल पे आपको कैसे काम करना है, उसकी इंस्पिरेशन भी आपको इमोशनली स्टेबलनेस आपकी दे सकती है, ठीक है। तो ये सारी हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन, ठीक है। ये आखिरी पॉइंट है हमारे इसका, एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग अवर इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहला है इंप्रूव रिलेशनशिप, दूसरा है एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी, एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी,
फिर है रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल। रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल मतलब अगर आपने खुद की पर्सनालिटी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया तो उसके क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और इंडिविजुअल लेवल के अंदर भी। ठीक है, इम्प्रूव्ड करियर प्रोस्पेक्ट्स, आपको पता होता है कि लिख लो पहले, ठीक है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद द अदर, ब्रैकेट में लिख लो फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, बेटर एम्पैथी स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ बेटर एम्पैथी स्किल्स, फिर है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है आपकी, मैनेजिंग चेंज मोर इफेक्टिवली, मैनेजिंग चेंज मोर इफेक्टिवली, मैनेजिंग चेंज मोर कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली। ये लास्ट की लाइन लिख लेना, कंक्लूजन में हेल्प हो सकती है। इमोशन ड्राइव्स पीपल एंड पीपल ड्राइव आउटकम, इमोशन ड्राइव्स पीपल एंड पीपल ड्राइव्स आउटकम। Investing in emotional intelligence can help in investing in emotional intelligence can help in enhancing social, organizational, and national well-being. Investing in emotional intelligence can help in enhancing social, organizational, and national well-being and success. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है रिलेशनशिप आपकी सबके साथ इंप्रूव हो जाएगी, है ना, ठीक है। फिर है एक्टिंग विद द इंटीग्रिटी, जिस भी काम को आपको करना है उसके साथ आप इंटीग्रेट होकर काम करोगे, किसी भी काम को समझ के नहीं करोगे गवर्नमेंट का है मैं क्यों ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, मुझे क्या मिलेगा इससे, आप ऐसे समझोगे कि ये काम मेरा है ना, इंडिविजुअल, इससे मुझे क्या फायदा होगा नुकसान होगा इसके नहीं सोचोगे, इससे मेरी सोसाइटी को क्या फायदा होगा, इससे मेरे इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा होगा, इससे मेरे नेशन को क्या फायदा होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे आप, ठीक है। फिर है इम्प्रूव्ड मतलब रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, आपकी जो भी स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि आप बैलेंस रहोगे माइंड में, चीजों का टेंशन नहीं लोगे, जो भी टेंशन है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसका मूल जो भी उसका बेस है उसको ढूंढ के। फिर है इम्प्रूव्ड करियर पर्सपेक्टिव, है ना, आप जब इमोशनली खुद को जानते हो, सेल्फ अवेयरनेस होती है तो अपनी खुद की पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट आपको पता चलते हैं, तब आप डिसाइड बेटर वे में डिसाइड कर पाते हो कि मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना, तब आपको पता चलता है कि जो भी करियर पर्सपेक्टिव है, आप पहले एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, आप वेराइटी ऑफ चीजों के बारे में सोच सकते हो बाद में, है ना, क्योंकि आपको आपने खुद का एनालिसिस किया हुआ है, खुद की वैल्यूज पे, खुद की जो भी क्वालिटीज है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, इससे फिर आपको अलग अलग करियर पर्सपेक्टिव सोच सकते हो आप अकॉर्डिंगली। फिर है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद द अदर्स, सबके साथ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप फिर बात करना लोगों की किसी से भी, सोशलाइजेशन में आपका इंपॉर्टेंट रोल होगा, ये चीजें हैं। फिर है रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, डेफिनेटली है, जब आप सामने वाले की इमोशंस को समझ के लोगे तो डेफिनेटली ये श्योर है कि लोग आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए एम्पैथी जनरेट करते रहते हो, ठीक है, ये चीज है। फिर है लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, आपको पता होगा, खुद की एनालिसिस करोगे, जो भी मिस्टेक्स मैंने कल की थी लर्निंग की, वो कब हो गए, जब आप स्टेबल रहोगे माइंड में, तभी आप जो आपने पिछली स्टेज ली थी उनके बारे में आपको पता होगा कि मैंने ये गलतियां कर चुका हूँ, अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, वो कब होगी, जब आप खुद को एनालिसिस करोगे तभी, वो कब हो सकता है, जब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे तब, ठीक है। और अगला है इंक्रीज क्रिएटिविटी, है ना, जब माइंड को स्टेबल रखते हो तो डेफिनेटली हम कल से बताते आ रहे हैं कि क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस के बारे में हम लोग सोचना शुरू करते हैं। फिर है मैनेजिंग चेंज मोर कॉन्फिडेंटली, सोसाइटी के अंदर जो भी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं और मॉडर्निटी अडॉप्ट कर रही है सोसाइटी, उन सोसाइटी के चेंजेस को खुद को अडॉप्ट करना और होने वाले चेंजेस को बाकी लोगों को भी अडॉप्ट करने के लिए प्रोवोक करना, इससे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस से हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बाकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है हमारा, इसको आप आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है। इमोशंस ड्राइव पीपल एंड पीपल ड्राइव आउटकम्स, जो भी आपकी इमोशंस है उसी से आपको एक्ट करना होता है, ठीक है, और आप जिस तरीके से एक्ट करोगे उसी तरीके से वो आउटपुट बनते जाता है,
सोसाइटी को एक बेटर वे में चलाने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली चलाने के लिए आपकी इमोशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब आपकी इमोशन स्ट्रांग होगी तभी आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे, और जब आप इफेक्टिवली काम करोगे तभी उन चीजों का जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की है उनके आउटकम आना शुरू होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही मतलब परेशान है खुद की पर्सनल प्रॉब्लम से, तो जो भी सर्विसेज है वो उसको बेटर वे में कैसे इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। ठीक है ना, तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं आंसर के अंदर, वही है अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं हमारी इमोशनल को डेवलप करने के लिए तो जरूरी उसका हेल्प हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और एक बड़े लेवल नेशनल लेवल पे उसका हमें हेल्प होता है और हम सक्सेस के और ज्यादा करीब जा सकते हैं। तो ये था टोटली हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। मैंने आपके ग्रुप में भी भेजे थे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट एंड यूटिलिटी पे क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। समझ में आया क्वेश्चन, है ना। आगे लिखो, डू यू एग्री विद दिस व्यू एंड डिस्कस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये एक एबिलिटी है, ठीक है, जो आपके व्यूज है उसको आपके पॉजिटिव वे में यूज करना आपको सिखाती है इंस्टेड ऑफ निगेटिव में जाना। ठीक है, आपका एंगर है वो आपके निगेटिव में जा सकता है, पर आप अगर इमोशनली अवेयर हो उस चीज के बारे में तो आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो, है ना। आप अपने वर्क के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर उसको इफेक्टिवली यूज करो, उससे आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ठीक है ना, ये है पहला क्वेश्चन। मतलब देखो कितने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, फिर है कंसेप्ट, फिर है व्हाट डज दिस कोटेशन मीन्स टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? जो भी अंडरस्टैंडिंग करने की जो भी प्रोसेस होती है, एंगर एंड इंटॉलरेंस उसकी बहुत ज्यादा अलग डिफाइन करते हैं, उसको एनिमी होते हैं अंडरस्टैंडिंग की। कैसे कर सकते हो, समझ में आया क्या इसका मतलब कुणाल? ठीक है ना, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी के अंदर इंटॉलरेंस है ना, हिंदू मुस्लिम के अंदर इंटॉलरेंस है, एक दूसरे के कंपोनेंट्स को दोनों समझ के नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हिंदू रिलीजन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको मुस्लिम लोग, और मुस्लिम रिलीजन की पॉजिटिव एस्पेक्ट को हिंदू लोग समझ के लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर इंटॉलरेंस है। ठीक है, और क्या है इंटॉलरेंस है? एंगर है, एक दूसरे के खिलाफ है। मतलब जब भी कोई पॉजिटिव चीजें है हमको समझेंगे ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यही बोल रहे हैं ये लोग, इसको बस एक्सप्लेन करना है आपको। बीफ कंजम्पशन, डेफिनेटली बीफ कंजम्पशन, और वो जो अपना बकरी ईद होती है वहां पे एनिमल का स्लॉटरिंग होता है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, वैसे ही वो अपना माइक वाला जो स्लोगन वगैरह क्या बोलते हैं उसको, गणेशोत्सव के अंदर हमारा होता है और मस्जिद का जो होता है हाँ, अजान में उनका होता है। ठीक है, ये सोसाइटी के अंदर इंटॉलरेंस रहेगा तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, फेस्टिवल्स हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव, ये सारी चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे, इन्हीं को लिखना है। देखो कितना ईजी होता है ना समझना इन चीजों का। ठीक है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो चार जो थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर है एंगर इज हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक सारे लिखने हैं यहाँ पे, है ना, कैसे है वो लिखना है। डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस, ये हमने देखा। और फिर एंड डिजायरेबल बिहेवियर हाउ कैन बी मैनेज, आज लिख के दिया मैंने कैसे नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना है। ठीक है, ये लिखना है सीधा सीधा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आप इसको समझोगे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में से कोई भी दो क्वेश्चन आप अगली क्लास में लिख के लाना। ठीक है, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो कोई भी दो क्वेश्चन लिखना। ठीक है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। पता है ना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का है। ठीक है ना, ये भी है। ठीक है, वी कैन इजीली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। है ना, खुद के अंदर जो निगेटिविटी है उसको तो हमेशा छुपा के रखते हो और दूसरों की निगेटिविटी को हमेशा हाईलाइट करने में फोकस रखते हो। ठीक है, दम तो तब होगा जब खुद की पॉजिटिविटी जो है उनको आप प्रमोट करो। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर हाउ कैन बी डेवलप इन द पीपल, जो चार पांच लिखे थे, योगा, है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सारी चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, इमोशनल लिटरेसी, सब लिखना है वहां पे। ठीक है,
देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। ये कोट है ना, समझ सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वॉइस ऑफ कंसेंसस, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हीर द वॉइसेस ऑफ द कंसेंसस। अब कंसेंसस क्या होता है, कंसेंसस मतलब किसी एक चीजों पे मताधिकार, मतलब सबको सब चीजें वो एक्सेप्ट करे उस चीज को। तो कंसेंसस में कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, एक दूसरे के इमोशंस को समझ के एक कॉन्सेंसस पे हम लोग पहुंच सकते हैं। उसका वो क्या बोल रहा है, वॉइस ऑफ द कंसेंसस, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हीट टू द वॉइस ऑफ द कंसेंसस। इसी का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वही जो अगला क्वेश्चन था वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने वहां पे पूछने की, है ना। क्वेश्चन तो वही है, बस पूछने का जरिया उन्होंने चेंज कर दिया। यही करता है यूपीएससी, हमेशा घुमाता है, वर्ड्स के साथ खेलता है, समझना है बस आपको उसको। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आती है यूपीएससी के एग्जाम। तो क्लियर है इमोशनल इंटेलिजेंस सबको टॉपिक। कोई क्वेश्चन अभी लिखोगे या फिर लिख के लाओगे आपको, एक क्वेश्चन लिख लो, कौन सा लिखोगे, पहला लिखोगे। ये वाला crisis of conscience, narrate one incident in your life when you were faced with such a crisis and how to resolve the same। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, मैंने बोला था कि कोई इंसिडेंस हो रहा है, कोई इमोशन हो रहा है, कोई इंसिडेंस हो रहा है, तो वहां पे आपके अंदर की अलग अलग वैल्यूज होती है। नहीं मैं इसको ऐसे करूंगा, नहीं यार चल छोड़ के, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलते हो, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम आपकी है 10 बजे, आप ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, और रोड पे आपको दिखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, वहां पे कोई नहीं है, बस आप ही हो, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या सोचोगे। और फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होता है, आपकी जो इनर वैल्यूज होता है वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, इमोशन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं यार मेरा तो पेपर है, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगा। दूसरी चीज बोलती है आपको, नहीं यार ये इतना बेचारे का खून जा रहा है, प्लीज इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली है कि अगर आप उसको ले गए तो आपका पेपर मिस हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, आपकी इमोशनल कंसियंस के साथ क्राइसिस हो गई, अलग अलग वैल्यू की कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे। उस टाइम पे आप कैसे डील करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने को बोला गया है, क्या बोल रहे हैं, नैरेट वन इंसिडेंट, मतलब आपके साथ ऐसा कब हुआ है और आप उस चीज में कैसे डील करोगे। वो सिचुएशन होती है ना, बाढ़ आई हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी मदर है, किसको साथ में लेके जाओगे, यह है क्राइसिस ऑफ द कंसर्न इंसिडेंट है। ऐसे ही पूछते हैं इंटरव्यू भी, यही पूछते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट के साथ आपका कंसर्न का क्राइसिस है, कंसर्न मतलब आपकी जो बेसिक इमोशंस है उनके अंदर क्राइसिस हो रहा है, ठीक है ना। कंसर्न मतलब अंतरात्मा की आवाज, है ना, उसके अंदर क्राइसिस हो रहा है, तो आपको वहां पे कैसे डिसीजन लोगे, है ना। तो जो बोला था ना हमने, जो पॉजिटिव वे को कैसे, नेगेटिव इमोशंस को कैसे डील करना है, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे प्रमोट करना है, वो लिखना है यहाँ पे। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आप कोई भी अभी लिख लो, कौन सा लिखोगे, सबसे इजी वाला लिख लो ना, कौन सा है, ये लिखो, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन द पीपल, हाउ डज इट हेल्प इन इंडिविजुअल इन टेकिंग इथिकल डिसीजन, इसको लिखो। What is emotional intelligence? How can it be developed in the people? How it is help in individuals taking ethical decision? ये वाला क्वेश्चन 2013 का पहला वाला, ये क्वेश्चन।
सिमिलरली अगला क्लास हमारा सैटरडे को होगा 4 बजे, है ना, शेड्यूल आपका आ जाएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा इमोशनल डील जैसे टॉपिक यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में से जो भी आप कंफर्टेबल होते हो वो 2 क्वेश्चन आपको लिख के लाने हैं, ठीक है। आप लिखो, अभी मैं ऑनलाइन वालों को अभी स्टॉप कर देता हूँ क्लास, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो।